नाज़रादाब इलेक्शन वॉच के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात हैं। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार तमाम वोटर्स को बेसब्री से होता है और हो भी क्यों ना, ये जमहूरियत का जश्न है। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी जमातें भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों का माहौल बन रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन बस आता ही है। सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं और वोटर भी इनकी बोलियों को तोल मोल कर देख रहे हैं। यूं ही नहीं इस पर यकीन कर रहे, बल्कि तनकीदी जायजा ले रहे हैं। सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर आ गया है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, इनके अवामिल क्या है, इनकी जमीनी हकायक क्या है, सियासी पार्टियों की दाखिली, खारजी और इलेक्शन की मजबूरियां जो कि बेहद दिलचस्प होती हैं, ये क्या हैं और इस सब के साथ अवाम क्या कुछ सोचते हैं। इलेक्शन वॉच पे आज हम इसी सब पर नजर डालेंगे। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हर उम्मीदवार जीत के लिए जी तोड़ कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन बेहद अफसोस कि कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों में मौजूद इख्तिलाफात हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों में जारी खींचतान, इख्तिलाफात रियासत के मुसलमानों के लिए तशवीश का सबब बने हुए हैं। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके के लिए कांग्रेस पार्टी ने रिजवान अरशद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिजवान अरशद के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग, सलीम अहमद और चंद दीगर नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रोशन बेग साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कभी कांग्रेस के कैंडिडेट के से छोड़कर दूर नहीं जाएंगे। आज थोड़ा नासाज है तबीयत, फिर आ जाएंगे। रिजवान अरशद की इस रैली के एक दिन बाद बेंगलुरु साउथ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बीके हरिप्रसाद की रैली में रोशन बेग, सलीम अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर रोशन बेग से जब पूछा गया कि आपने रिजवान अरशद की रैली में शिरकत क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है, किसी को पूछने का कोई हक नहीं है। ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅದು. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅದು. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. इन इख्तिलाफात के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर उबैदुल्ला शरीफ की मौजूदगी में रिजवान अरशद ने रोशन बेग के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रोशन बेग और उनके फर्जंद रोमान बेग से मुलाकात की ये तस्वीर क्या कह रही है, आप खुद फैसला कीजिए। मौजूदा हालात पर कर्नाटक की बड़ी मुस्लिम तंजीमें अफसोस का इजहार कर रही हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का कहना है कि मुस्लिम लीडरों के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात से मिल्लत को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए कि हमारी जो है यहाँ की आबादी में कहने को तो 14% कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 16 से ज़्यादा % हमारी है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि लिंगायत को आपने इतनी क्यों दिया, वकलीगास को क्यों दिया, वो उनका हक बनता है। क्यों? इसलिए कि उनके सियासी कायदीन ने और उनके मजहबी पेशवाओं ने उसके लिए मेहनत की, जदोजहद की, कहाँ तक बात पहुँचानी थी उन्होंने कोशिश की। इस सिलसिले में बुरा आप ना माने तो मैं अर्ज़ करूँ कि हमारी कोताही रही। हमारा मुतालबा था कि कम से कम 3 सीटें कर्नाटका में जो है दी जाएँ, मगर अफसोस की बात है कि सिर्फ 1 सीट बेंगलुरु सेंट्रल दी गई है। ये आपसी हमारे मुसलमान लीडरों का आपसी इत्तेहाद का जो फुकदान था, उसका नतीजा देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ एकजा होकर जो है पार्टी से मुतालबा नहीं करना और फिर सही
कैंडिडेट का इंतखाब कर पार्टी के सामने पेश नहीं करने की वजह से जो है पार्टी ने जो ये रवैया अख्तियार किया है। और दूसरा जो है आपसी नाइत्तेफाकी जो हमारे मुस्लिम लीडरों में देखी गई है, उनसे अपील है कि वो तमाम आपस में मिल बैठे मिल्लत के वास्ते में, उनसे भी अपील है। और जो कुछ भी है ग्रुपिज़म जो बढ़ गया है, जमातें अलग अलग होकर काम कर रही हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि मुत्तहिदा महाज के साथ मिलकर एक ताकत बनाए जो कर्नाटका का विखार रहे, मिल्लत का विखार रहे और हमारी आवाज़ जो है एक प्रेशर बनकर जो है उभर कर आए। बेंगलुरु सेंट्रल में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहाँ पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी को कामयाबी मिलती आ रही है। इस बार भी मुकाबला कांटे का है। बीजेपी के पीसी मोहन, कांग्रेस के रिजवान अरशद और फिल्म अदाकार प्रकाश राज आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में है। मुस्लिम तंजीमें सेकुलर वोटों की तकसीम का खदशा जाहिर कर रही हैं। इन हालात में अगर मुस्लिम लीडरों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात बरकरार रहेंगे तो मिल्लत को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। हमें तो अपनों ने लूटा की मिज़दाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। उलमा इकराम और मुस्लिम तंजीमें मुस्लिम सियासी लीडरों से अपील कर रही हैं कि वो अपने आपसी इख्तलाफात को बाला ताक रखें, मुल्क और मिल्लत के कौज के लिए मुत्तहिद हो जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो दिल्ली में मुस्लिम आबादी तकरीबन 13% है। 13% आबादी होने के बावजूद आज तक किसी भी बड़ी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा ही नहीं है। सवाल इस बार भी यही उठता है कि क्या बड़ी सियासी जमातें किसी मुस्लिम उम्मीदवार को बनाती हैं या फिर एक बार फिर मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करके वोट बैंक की तरह छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में तकरीबन 15% मुस्लिम वोटर हैं। हालांकि 2011 के मरदमशुमारी को देखा जाए तो दिल्ली में मुस्लिम आबादी 12.86% है। पूरी दिल्ली 9 जिलों में बसी हुई है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29% और सेंट्रल दिल्ली में 34% मुस्लिम आबादी है और साउथ दिल्ली में 16% मुसलमान आबाद हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 25% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली की सीट पर भी 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि चांदनी चौक की सीट पर भी मुस्लिम वोटर असर रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा हल्के में 10 असेंबली सीटें आती हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, करावल नगर, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद। इसमें 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। मुस्तफाबाद में मुस्लिम अक्सरियत में है, पर इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद में मुसलमानों की कसीर आबादी है। दिल्ली में आज तक किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा टिकट नहीं मिला। हालांकि दिल्ली में मुस्लिम लीडर मानते हैं कि दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि वो जीत सकते या नहीं जीत सकते, लेकिन मेरा अपना नजरिया यह है कि कांग्रेस हो या कोई पार्टी भी हो, इतने मुसलमान हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हक तो हमारा बनता है कि एक मुसलमान लड़े। कौन लड़े ये पार्टी डिसाइड करे, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 7 सीटों में 1 मिलना चाहिए। मैंने ये बात जब मैं कांग्रेस में एक्टिव था तो ये बात मैंने सोनिया गांधी से कही थी कि 7 की 7 सीटें लोकसभा की कोई एक मुसलमान नहीं, 3 राज्यसभा उसमें कोई मुसलमान नहीं। तो उसके बाद उनको हमारे ओखला के हाशमी साहब को राज्यसभा दी गई थी इसी बुनियाद पर कि भाई एक तो कम से कम जाए। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन लड़ेगा, लेकिन एक कैंडिडेट तो मुसलमान को लड़ना चाहिए और जो पार्टी एक मुसलमान कैंडिडेट को लड़ाएगी उसको मेरे ख्याल से ओवरऑल कांग्रेस को या जो पार्टी भी खड़ा करेगी उसको मुसलमानों की हमदर्दी मिलेगी। देखिए, आपको इसमें पूरे मुल्क के लेवल की सतह के ऊपर बड़ी तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में ख़ासतौर से हालात मनफी हालात हुए हैं, नेगेटिव एंड एंटी मुस्लिम हालात हुए हैं, उसकी वजह से एक पूरा इतिहास, पूरा समाज का माहौल ही बदल गया है, ख़राब हो गया है।
उसकी वजह से जो पार्टीज़, जो सियासी जमातें अपने को सेक्युलर कहती भी हैं, वो भी किसी हद तक खौफ में आ गई हैं। तो इस वजह से जो मुसलमानों का जहाँ जहाँ हक है बनता है, वो तो खैर कभी उनको मिला ही नहीं पूरी तरह से, लेकिन ये कि अमूमन किसी हद तक जो हो जाता था अलॉटमेंट ऑफ सीट के बारे में, वो भी अब किसी बहुत कम देखने को मिल रहा है। पूरे मुल्क में यही हाल है। तो इस वजह से मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मुसलमान जो है उनको खुद जाग जाना चाहिए इस वक्त। 23,43,000 से ज्यादा वोटर वाली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट बुनियादी तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान चुनावी जंग का मरकज रही है। 2004 और 2009 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। इस लोकसभा सीट पर 25 से 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि दलित वोटर भी 20% से ज्यादा हैं। 15% पिछड़े तबके के वोटर हैं। पिछले दिनों इस सीट से हारून यूसुफ को कांग्रेस के जरिए उम्मीदवार बनाए जाने की सुगबुगाहट सामने आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद को लेकर फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से खामोशी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन हालात में मुस्लिम लीडर मानते हैं कि इस सीट पर मुस्लिम और दलित लीडर कामयाबी की कुंजी हैं, लेकिन मुसलमानों को सियासी पार्टियां उनका हक देने को तैयार नहीं, जबकि दिल्ली में अच्छे मुस्लिम उम्मीदवारों की कमी नहीं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को हक है कि उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है कि मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो इस तरह से अगर अनरिप्रेजेंटेड जाए, और पिछली मरतबा के लोकसभा के अंदर सबसे कम नुमाइंदगी रही। दिल्ली में अगर आप देखें तो कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें मुसलमान खातिर ख्वाह असर रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों की आबादी की बुनियाद के ऊपर आप उनको वो दें, लेकिन क्या दिल्ली के अंदर कोई एक अच्छा मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नज़र नहीं आता जिसको जिताना चाहिए? यूपी के अंदर तकरीबन मुसलमान जो है 22% है। क्या वहाँ पर अगर हम ये कहें कि हर सीट में से कम हर 5वीं सीट में से एक मुसलमान होना चाहिए, अगर हम ये भी ना भी कहें तो क्या मुसलमान यूपी के अंदर कम से कम 12-15 मुसलमान जीतकर नहीं आने चाहिए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहिए? और मैं समझते हैं इसमें सबका रवैया जो है वो अच्छा नहीं है, बल्कि उल्टा ये होता है कि जब अगर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी होती है तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत अमल एक ये भी होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है मुसलमान को लीडर बनाती है, और वहीं उन्हीं जगहों से मुसलमान के बजाय जो है वो कोई दूसरा मसीह के जमात का एक बंदा जो कि मुसलमानों के हक के खिलाफ काम करता हो हमेशा, वो जीत जाता है। तो ये एक अफसोसनाक बात है, और इसमें पूरी मिल्लत को सोचना चाहिए, और मिल्लत से ज़्यादा पूरे मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर मुल्क की इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होगा तो उनके अंदर उनका दिल तो ज़रूर टूटेगा, और वो मुल्क के अंदर वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते जो कि उनका हक है। देखिए, यहाँ पर 22 लाख की तकरीबन आबादी है, 20 से 22 लाख वोटर्स हैं। 25 से 30% जो है वो मुस्लिम वोट है, और इतना ही वोट जो है दलितों का है, और इसके अलावा दूसरे ओबीसी वगैरह और दूसरी जातियां आती हैं। तो अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल, ये बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, और इन तमाम 7 सीटों में सबसे पिछड़ी सीट ही है। और अगर एक आकलन देखा जाए कि दलित और मुस्लिम एक साथ वोट कर दें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा समीकरण बन सकता है मुस्लिम दलित का, और कोई दलित या मुस्लिम यहाँ से एमपी बन सकता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जो सेकुलर सो कॉल्ड पार्टीज हैं वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि इस सीट पर किसको लड़ाया जाए। इस लोकसभा सीट पर बुनियादी सहूलियात की बहुत ज्यादा कमी है। पीने का पानी हो या फिर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज या ट्रैफिक निजाम, छोटे बड़े बेशुमार मसाइल हैं। पिछले 5 साल में इस इलाके को मेट्रो और सिग्नेचर ब्रिज की सौगात तो मिली, लेकिन साफ सफाई और तालीम को लेकर काफी कम काम हुआ है। अगर दिल्ली में इत्तेहाद नहीं होता है तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहतरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर किसी भी पार्टी के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी मुस्लिम खवातीन के बीच जाएगी। इसमें खास बात यह है कि बीजेपी की हिमायती मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी अहम किरदार अदा कर रहा है। तलाक सलासा या फिर हलाला जैसे हसास मौज़ूआत पर मरकजी हुकूमत की कार्रवाई को बीजेपी अब मुस्लिम खवातीन के वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का फार्मूला
मुस्लिम खवातीन के वोट को हासिल करने का मंसूबा। तलाक सलासा पर मरकज की कार्रवाई पर मांगे जाएंगे वोट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों पार्टियों की कोशिश होगी कि वो मैदान से लेकर पहाड़ तक अपने हक में लहर बनाएं। बीजेपी जहां मोदी हुकूमत के कामकाज को लेकर आवाम के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को गिनवा रही है। क्योंकि रियासत में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं, ऐसे में मुस्लिम खवातीन में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर बीजेपी खास फोकस कर रही है और इसके लिए अक़लियती तबके की खवातीन के बीच मोदी हुकूमत के कामकाज गिनवाए जा रहे हैं, जिसमें तलाक सलासा पर मरकज के ऑर्डिनेंस पर खास जोर दिया जा रहा है। देखिए, सारे ही वो काम हैं जो उन्होंने हमारे वजीर आलम ने जैसा कहा था 125 करोड़ के लिए, तो उसमें मुसलमानों के लिए भी वो सभी काम हुए हैं। खास तौर पर जो मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, मैं उनको लेके महिलाओं के बीच में जाती हूँ और उन्हें समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों के लिए इतनी सारी योजनाएं जो हमारी मोदी सरकार लाई है, तो आप लोग उसमें सभी तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों को देने में सफल भी रही है। अब जो सबसे सेंसिटिव इश्यू था ट्रिपल डिवोर्स, उस मामले में भी महिलाओं को थोड़ी सी अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। पुरुष समाज उनको बहका रहा था कि इन चीज़ों से आप दूर रहो, वरना ये मोदी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उनको जब हम बैठ के समझाते हैं कि उन्होंने एक समय में 3 तलाक को मना किया है, तलाक को मना नहीं किया है, कोई तलाक तो प्रॉपर कानून है ही कुरान में, लेकिन उसके खिलाफ जो हो रहा था उन्होंने उस चीज़ों के लिए बैन लगाया और बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने तलाक के विरुद्ध अर्जियाँ दी हैं महिलाओं ने। तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में मुसलमान हमेशा से मुद्दों पर वोट देता रहा है। इसकी वजह है यूपी और दूसरी पड़ोसी रियासतों के मुकाबले पहाड़ी रियासत के अक़लियती तबके में तालीमी बेदारी कहीं ज्यादा है। लिहाजा ये कौम बेदार भी है और सियासी नजरिए की जानकार भी। लेकिन सियासी पार्टियों को लगता है कि ये बड़ा वोट बैंक इनकी ही झोली में गिरेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे अब के जो मुस्लिम का रुख है वो 100% कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि मुस्लिमों ने बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियाँ देखी हैं, अपने बच्चों की परेशानियाँ देखी हैं। नागहानी उनको बंद कर दिया गया, उनके साथ परेशानियाँ उन्हें बंद कर दिया, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रही। तो ये सारी बातों को देखते हुए, लड़कियों के साथ आपने देखा कि क्या क्या हो रहा, तो इन सब बातों को देखते हुए मुसलमान जो है कांग्रेस को 100% वोट देगा, किसी और को नहीं देगा। मुसलमान कांग्रेसी मुसलमान जितने हैं वो तो देखे कांग्रेस के हैं, मगर अब के भाजपा के भी टूट के कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को जीत बताने वाली बीजेपी का मानना है कि मजहब का डर दिखाकर इस्तेहसाल का शिकार मुस्लिम खवातीन को मोदी हुकूमत ने समाज के असल धारे से जुड़ने का मौका दिया है। हालांकि मुस्लिम खवातीन और लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने के लिए जब बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग की होती है, तो एक बार फिर अक़लियती तबके के मसाइल की कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। एक बार फिर चुनाव है, लिहाजा मुस्लिम खवातीन को तमाम सियासी पार्टियां सब्ज बाग दिखाने में जुट गई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। रांची पार्लिमानी हलका रियासत झारखंड के 14 पार्लिमानी हलकों में से एक है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के सीनियर लीडर राम टहल चौधरी इस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के कदावर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुबोधकांत सहाय को शिकस्त देकर राम टहल चौधरी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। राम टहल चौधरी अवाम की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, आइए इसका जायजा लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। रांची रियासत झारखंड का दारुल हुकूमत है। इस पार्लिमानी हलके से साल 1951 में होने वाले आम इंतखाबात में कांग्रेस लीडर अब्दुल इब्राहिम कामयाब हुए थे। 6 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल इस पार्लिमानी हलके के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट का नाम राम टहल चौधरी है।
76 साला राम टहल चौधरी का सियासी सफर बहुत शानदार रहा है। राम टहल चौधरी साल 1967 में मुखिया बने। साल 1972 के असेंबली इंतखाबात में वो रुकने असेंबली चुने गए। साल 1988 में राम टहल बीजेपी के सदर मुंतखब हुए। साल 1991 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। इसके बाद साल 1996 में वो दूसरी बार पार्लियामेंट भेजे गए। साल 1998 में 12वीं लोकसभा इंतखाबात में फिर से उन्हें कामयाबी मिली। झारखंड रियासत की तश्कील के बाद साल 2004 के आम इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोध कांत सहाय ने उन्हें शिकस्त दी। साल 2009 में भी सुबोध कांत सहाय से उन्हें शिकस्त मिली, जबकि साल 2014 में राम टहल चौधरी ने सुबोध कांत सहाय को शिकस्त दी। लेकिन जीत के बाद राम टहल चौधरी आवाम के मसाइल से किस कदर दूर चले गए, वो आप खुद आवाम की ज़बानी सुने। बाद हम लोगों ने मोदी लहर में मोदी के साथ सबका विकास का नारा लेते हुए हमने यहाँ से एमपी को चेंज किया और बीजेपी के एमपी को लाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारे बीच नज़र ही नहीं आए। अगर आम लोगों के बीच में उनको खड़ा कर दिया जाए तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये रांची के एमपी हैं। तो विकास के नाम पे किसी तरह का कोई मामला नहीं। लोगों को खास शिकायत है, जो हमारे एमपी हैं राम टहल चौधरी जी, उन लोगों ने कभी भी किसी वक्त भी अल्पसंख्यकों की खोज खबर नहीं ली और न ही किसी अल्पसंख्यक क्षेत्रों का हमारे आज के एमपी साहब ने कभी भी दौरा नहीं किया है। और राम टहल चौधरी जी अल्पसंख्यक के किसी भी क्षेत्र में किसी भी मामले पर जो है किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किए। एक एमपी या सांसद की जरूरत ये होती है कि वो लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, उसके निर्धारण के लिए काम करें। पर अफसोस ये रहा कि हमारे बीच हमारे एमपी आते नहीं थे। हमारी बहुत सारी समस्याएं पड़ी रह गई। खास करके यूथ इनसे बहुत सारा डिसअपॉइंट है कि यूथ के बीच उन्होंने कुछ किया नहीं है। बेरोजगारी उसी चरम सीमा पर है। देख रहे हैं कि कितने 5 साल में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो गया है। पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ देखिए, आगे जाके देखिए। और यहाँ के जो सांसद है राम टहल चौधरी जी कभी भी नहीं आए। पिछला बार आए थे इलेक्शन के समय में, तो उसके बाद तो नज़र ही नहीं आए। परेशानी है किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं? पानी का तो हम लोग बहुत मुश्किल से इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए कि पानी पीने का लायक नहीं है। लेकिन मजबूरी है, इसलिए हम लोग इसी में करते हैं हर कुछ। राम टहल चौधरी जी आपके एमपी हैं, कभी इस इलाके में आए हैं? कभी नहीं आए हैं, कभी यहाँ इंक्वायरी नहीं की है कि किस तरह का गरीब लोग मर रहे हैं। जब वोट का टाइम आता है तो वोट लेने के लिए उस टाइम में सब पहुँच जाते हैं। झारखंड कांग्रेस तर्जुमान शमशेर आलम का कहना है कि राम टहल चौधरी और उनकी पार्टी की खराब कारकर्दगी से अवाम बददिल हो चुके हैं और इस बार के इंतखाबात में अवाम उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के मूड में हैं। वहीं बीजेपी लीडर तारिक इमरान राम टहल चौधरी की कसीदा ख्वानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ये सांसद है, रांची जैसे राजधानी के सांसद होने के नाते आज भी राजधानी उन सारी सुविधाओं से दूर है जो एक राजधानी को प्राप्त होना चाहिए, और उसमें माननीय सांसद का एक अहम रोल होता है। निश्चित तौर पर माननीय सांसद राम टहल चौधरी पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए नाकारा सांसद साबित हुए हैं। कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, इससे पहले भी सुबोध कांत भी रहे, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया वो रांची की जनता देख रही है। इसलिए उनको बदल करके राम टहल चौधरी को विकल्प चुना। तो विकल्प चुनने के साथ ही राम टहल चौधरी जो आज इतने पुराने लोग हैं और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम नहीं पहचानते हैं, तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रांची के लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं पहचान रहे। इसलिए कि सांसद एक ही ऐसी चीज है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाते हैं। एक जानिब जहां अवाम मौजूदा एमपी राम टहल चौधरी की कारकर्दगी से नाखुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पार्टी के आला लीडर उम्र के आखिरी अयाम में पहुंच चुके राम टहल चौधरी को आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनाने के ताल्लुक से फैसला लेने में ताखीर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।